नमस्ते किसान भाइयों। मैं नितेश जसानी खेती टीवी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है सबसे पहला वो है मृदा का स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य में सबसे पहली जो चीज आती है वो है मिट्टी परीक्षण। मिट्टी परीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको ये इससे पता चल पाता है कि हमारे मिट्टी की वास्तविक कंडीशन क्या है। इसमें हम लोग तीन मुख्य चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं। सबसे पहला होता है मिट्टी का जैविक कार्बन, दूसरा मिट्टी का पीएच मान, तीसरा ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर ये तीनों संतुलित अवस्था में हमारी मिट्टी में मौजूद है तो किसान भाइयों आपके द्वारा दिया गया कोई भी रासायनिक खाद या गोबर का खाद पर्याप्त मात्रा में फसल उपयोग में ले पाती है। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज डिस्टर्ब हुई या असंतुलित हुई तो फसल कभी भी आपके द्वारा दिया गया रासायनिक खाद पूरी मात्रा में उठा नहीं पाएगी। तो जब भी आप मिट्टी परीक्षण के लिए जाते हैं तो आपके कृषि परिक्षेत्र के आसपास में चाहे कोई भी प्राइवेट लेबोरेटरी हो या सरकारी मिट्टी परीक्षण लेबोरेटरी हो, वहाँ पे आप उस संस्था से संपर्क करके आप मिट्टी की सबसे पहले जांच करवाइए। उस जांच के अंदर आप पाएंगे कि वहाँ पर जैव कार्बन, मिट्टी का पीएच मान और ईसी के बारे में आपको जानकारी तो मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, जिसकी वजह से आप ये जान पाएंगे कि हमको कौन सी फसल लगाना है और किस फसल को लगाने के दौरान आपको कितने कितने केमिकल फर्टिलाइजर्स या जैविक खाद की कितनी मात्रा का उपयोग सुनिश्चित करना है। अगर आप इसी प्रकार से अपने फार्मिंग पैटर्न को अपनाते हैं और इन्हीं सभी अनुशंसाओं के साथ में आप प्रयोग करते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी मिट्टी की जो ज़रूरतें हैं, आपने अपनी मिट्टी की ज़रूरतों के हिसाब से ही आपने पोषण को उपलब्ध करवाया है और सही तरीके से आपको उसके रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। इससे आपको एक फ़ायदा और भी होगा, आपकी कृषि की जो लागत मूल्य है उसमें भी भारी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि अनावश्यक रूप से दिया जाने वाला जो रासायनिक खाद है, जो फसल कभी ले ही नहीं पाती थी, आपको ये पता चल जाएगा कि मिट्टी परीक्षण के बाद में किस फसल को कितनी मात्रा लगना है, किस खाद की, आप उतना ही उसको दीजिए। बाकी आप रासायनिक खादों में कटौती करके साइड बाय साइड आप गोबर की खाद या केचुआ खाद का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहे और साथ ही साथ वहाँ पे सूक्ष्म जीवों की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहे। क्योंकि बिना सूक्ष्म जीवों के ना तो वहाँ के ह्यूमस में किसी भी निर्माण प्रक्रिया में कोई चरण सारे पूरे हो पाएंगे, या फिर मिट्टी से पैदा होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फफूंदजन्य बीमारियां हो या बैक्टीरिया जनित रोग हो, उसमें कभी कमी नहीं आ पाएगी। इसलिए आपका पहला ध्यान जैव कार्बन पे होना जरूरी है, क्योंकि जैव कार्बन ही सूक्ष्म जीवों का भोजन है। मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा जैव कार्बन पाया जाएगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मिट्टी के अंदर लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाई जा सके। जैसे जैसे लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो इन लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ भूमि का पीएच मान, भूमि की ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने आप संतुलित अवस्था में आती चली जाएगी, जिसके द्वारा जब आप चाहे आप रासायनिक खादों का भी प्रयोग करें तो वो रासायनिक खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएंगे पौधों को, और वो भी घुलनशील अवस्था में। और समस्त किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन और भी है कि जब भी आप लोग गोबर के खाद का प्रयोग करें, भरी गर्मी में उसका प्रयोग कभी नहीं करना है। या तो आपके पास में ये दो विकल्प हमेशा खुले रहेंगे, या तो थोड़ा जैसा ही हमारा मानसून आ जाता है तो पहली या दूसरी बारिश के बाद आप बोनी के समय सीधे सीधे गोबर के खाद का प्रयोग करें, क्योंकि तब तक मौसम भी ठंडा हो जाता है, सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए पर्याप्त अनुकूलित वातावरण भी मिल जाता है। दूसरा जो विकल्प है आपके पास में ये है कि मान लीजिए पहली खरीफ की कटाई अगर आप कर चुके हैं, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हार्वेस्टिंग के पश्चात मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, जमीन के अंदर नमी भी रहती है, तब आप उस गोबर के खाद का प्रयोग करें, ताकि पूरे साल भर ह्यूमस निर्माण निर्माण की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती रहेगी, ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। तो इस वीडियो को हम लोग अब यही समाप्त करते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद आप हमारे खेती टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं उनसे लगातार आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्ते।